समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाओं को समझाएं। ठीक है, सुविधा को हमें समझाना है। तो चलिए हम लोग समझाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस में कौन कौन सी फैसिलिटी सेवाएं जो है लोगों को या रोगियों को प्रदान किया जाता है, बताएं। तो माय डियर, कम्युनिटी फैसिलिटी टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विस मतलब मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मरीज को प्रदान किया जाता है। चलिए सुविधा को देखते हैं कि कम्युनिटी में कौन कौन से जो है सुविधा है जो एक मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। बहुत सारे हैं, लगभग 10 से 12 ऐसे फैसिलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एक मेंटल हेल्थ रोगियों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पहला है कम्युनिटी होम, सामुदायिक गृह। सामुदायिक गृह का मतलब होता है समुदाय के अंदर मानसिक रोगी से ठीक हुए व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु 15 से 20 की संख्या में एक साथ एक भवन में रखा जाता है, जहां ये लोग भावनात्मक संबंध बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं। यह घर किसी न किसी मानसिक अस्पताल से संबंधित होता है। देखिए होता यह है कि जहाँ भी बड़े बड़े मानसिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं जहाँ पे मानसिक रोगियों को देखा जाता है, तो उसके आसपास एक कम्युनिटी जो है घर बना होता है, सामुदायिक भवन होता है, समझ गए। उस सामुदायिक भवन जिसे सामुदायिक गृह भी कहते हैं, उसमें जो मरीज मानसिक रूप से पहले पीड़ित था वह अब जब ठीक हो जाता है तो उसको अचानक से उसको जो है घर पर ले जाकर नहीं छोड़ा जाता है। वैसे मरीजों को पहले ठीक होने के बाद इसी कम्युनिटी होम में लाया जाता है, जहाँ पर एक साथ 15 से 20-30 जो है उसी तरह के पेशेंट होते हैं जो पूर्व से ग्रसित थे लेकिन अब ठीक हैं। वह इसलिए लाया जाता है ताकि पहले 20-25 के संख्या में मरीज जो है खुद कर ढाल ले अपने जीवन को जीना, फिर जो है उसे समाज में ले जाया जाता है, उसके घर पर रखा जाता है। तो यही हमारा सामुदायिक जो है गृह होता है, जिसमें मानसिक रूप से पीड़ित मरीजों को ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक रखा जाता है ट्रेनिंग के लिए, समझ गए। आगे है डे केयर सेंटर या आंशिक अस्पतालीकरण, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर सेंटर। अब आपसे 5 नंबर में पूछ देगा कि डे केयर सेंटर क्या होता है, बताइए। इनमें उन रोगियों को रखा जाता है जिनके रोग व लक्षण नियंत्रण में होते हैं तथा सिर्फ इलाज के समय अधिकांशतः दिन में उपस्थित रहते हैं। उपचार के पश्चात 24 घंटे में पुनः समुदाय में लौट जाते हैं। यह अस्पताल चिकित्सा का माध्यमिक स्तर है। डे केयर कहने का मतलब है कि जैसे एक दिन के लिए अगर देखभाल किसी को कहना है, किसी मरीज का लक्षण जो एक मानसिक रोगी का लक्षण होता है, उस लक्षण से अब बहुत ज़्यादा लक्षण नियंत्रण में है, तो वैसे मरीज को जब दिखाने ज़रूरत होता है तब अस्पताल में आया। अब आया तो मान गए उसको हम लोग डे केयर मतलब एक दिन उसको देखभाल के लिए रख लिए, या फिर अस्पताल में 24 घंटे की ज़रूरत है तो उसे रख लिए, फिर उसके बाद वह लौट जाता है अपने घर पे समुदाय में, समझ गए। यह अस्पताल चिकित्सा का एक माध्यमिक मीडियम लेयर माना जाता है। तो डे केयर सेंटर होता है कि जब कोई मरीज का उसके लक्षण में नियंत्रण होने लगता है तो सिर्फ इलाज के लिए अधिकांशतः दिन में ही उपस्थित रहता है और उसके उपचार के बाद 24 घंटे में उसे पुनः समुदाय में लौट जाता है, और यही डे केयर सेंटर होता है। तीसरा है वीकेंड देखभाल केंद्र, वीकेंड केयर सेंटर। देखिए ये सब समुदाय में दिया जाने वाला फैसिलिटी है, सर्विस सेवा है, समझ गए। डे केयर वीकेंड केयर सेंटर का मतलब वो था डे केयर सेंटर मतलब जिसमें एक दिनों के लिए रखा जाता है, अधिकांशतः समय दिन में ही देखभाल होता है, लेकिन फिर कल ज़रूरी है तो मरीज जो है आज भी रह जाएगा, कल भी रह जाएगा, बात हो जाएगा ख़त्म, जो उपचार के लिए आया है। उसी प्रकार से वीकेंड का मतलब है कि साप्ताहिक। अगर मान गए यह भी आंशिक अस्पतालीकरण सेवाओं का ही अन्य रूप है, समझ गए। इसमें रोगी को उपचार हेतु सप्ताह के अंत में शनिवार या रविवार को ही अस्पताल में आना पड़ता है, बाकी अन्य दिन वह समान व्यक्ति की तरह समुदाय में अपने काम कर सकता है। तो वीकेंड केयर सेंटर का मतलब होता है कि जैसे सप्ताह के लास्ट में एक आध दिन शनि रविवार को अगर आना हो मरीज को, तो वह जो है इसी में आता है अपना, और बाकी दिन वह अपने समुदाय अपने घर पर रह के नॉर्मल काम करता है, और बाकी के जो एक आध दिन समय है वह सप्ताह के अंत में आ सकता है अस्पताल में, समझ गए। चौथा है हाफ वे होम। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 5 नंबर में अकेला पूछ लेता है। एक हो गया आपका फोस्टर होम, समझ गए, फोस्टर होम। एक हो गया आपका हाफ वे होम, जो कि हाफ वे यहाँ पे बता रहे हैं। अब यही उठा के सिंगल 5 नंबर में पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए, सिंगल भी पूछता है।
हाफ वे होम को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी कहते हैं। अब हाफ वे होम को क्या कहते हैं? इसे हाफ वे होम को स्वास्थ्य लाभ घर मतलब स्वास्थ्य में होने वाला लाभ के एक घर के रूप में या सुधार घर के रूप में जानते हैं या इसे कहते हैं। यह घर अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होती है। सबसे पहले आपको समझना है हाफ वे होम। हाफ वे होम का मतलब है यह घर जो है, यह जो है घर और घर से अस्पताल व घर के मध्य की यह जो है यह घर मतलब हाफवे होम जो है यह घर अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होती है। मतलब बीच का एक पुल होता है जहां उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं। मान गए ये एक मरीज है जो मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन जब इससे ट्रीटमेंट चल रहा है तो यह जो है ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद यह चाह रहा है कि हम जो है अपने समुदाय में जाकर रहे, अपने गांव में, अपने घर में। ठीक है, तो जब इसका इच्छुक हो जाएगा अपने समुदाय में रहने का तो हाफ वे होम की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। समझ गए? और जब यह समुदाय में रहने के लिए जो है क्या करता है, अपना इच्छा जाहिर करता है तो पहले इसे अपने समुदाय में रहने से पहले इसी हाफ वे होम में रखा जाता है, जहां पर यह घर और अस्पताल के बीच का एक कड़ी होता है, जिसमें अस्पताल और घर दोनों जो है इसके बीच में यह जो है हाफ वे होम बनाया जाता है। जिसमें कोई मरीज ठीक होने के बाद अगर वह अपने घर जाने का इच्छा जताए तो पहले उसे इसी हाफ वे होम में रख कर उसे जो है ज़िंदगी का जो है जीने के लिए जो है उसे लायक बनाया जाता है। समझ गए? अब ये जो होता है हाफवे होम की स्थापना निम्न उद्देश्य के लिए की जाती है। हाफवे होम की स्थापना किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है आपके सामने में है। मरीज के आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए, रोगी को जीवन में नए कौशल को विकसित करने के लिए, समझ गए, रोगी को छवि में सुधार करने के लिए, रोगी के चारों ओर सृजनात्मक वातावरण तैयार करने के लिए, रोगी को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाना, यह इसका लक्ष्य होता है। एक बार और देख लीजिए चूँकि यह इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है। हाफ वे होम को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी कहते हैं। यहाँ पे मरीजों को रखकर जो मरीज इच्छुक होता है ठीक होने के बाद कि अब हम अपने समुदाय में जाए, तो वैसे मरीजों को जो है इस हाफवे होम में रहकर जो है उसे क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि अब आप मानसिक रूप से ठीक है तो कैसे समाज में जाकर कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। समझ गए? इसके लिए हाफवे होम में ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हाफवे होम घर और अस्पताल के बीच का एक कड़ी होता है, जहाँ पे अस्पताल से छूटने के बाद मरीज को यहाँ पे रखा जाता है, ट्रेनेड किया जाता है और तब जो है इसे समुदाय में जाकर रखा जाता है। ओके, हाफवे होम की स्थापना जो है निम्न उद्देश्य के लिए की जाती है। कौन कौन उद्देश्य है? मरीज को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस वृद्धि करने के लिए, रोगी के जीवन में नए नए कौशल को विकसित करने के लिए, रोगी को छवि सुधारने के लिए, रोगी के चारों ओर सृजनात्मक वातावरण तैयार करने के लिए, रोगी को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाना, यह इसका लक्ष्य है। आगे है क्वार्टर वे होम। क्वार्टर वे होम का क्या मतलब है? तो माय डियर क्वार्टर वे होम वो था हाफवे होम, यहाँ पे है क्वार्टर वे होम। अब क्वार्टर वे होम का मतलब है कि इस प्रकार के केंद्र प्रायः अस्पताल के अंदर ही स्थित होते हैं। समझ गए? इन केंद्रों को नियमित मानसिक चिकित्सकों व नर्सों की जो है सुविधाओं का अभाव, नर्सों यहाँ पे डॉक्टर और नर्स होगा, ठीक है, नर्सों नहीं होगा, ठीक है ना, चिकित्सकों व नर्सों की सुविधाओं का अनुभव होता है, अतः अधिकांश कार्य रोगी को स्वयं करने पड़ते हैं। ये जो क्वार्टर वे होम होता है ना, इसमें डॉक्टर और नर्स की कमी होती है। समझ गए? इस केंद्र पर जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, रोगी जो रहता है उसका अधिकांश कार्य खुद ही करना पड़ता है। अतः यह सुविधा उन रोगियों को दी जाती है जो लंबे समय से अस्पताल में रहने के आदी हो गए हो या जिनके परिजनों द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया हो। ऐसे रोगी को पुनः सामाजिक पुनर्वास करने का प्रयास किया जाता है। देखिए क्वार्टर वे होम जो होता है, देख लीजिए, क्वार्टर वे होम का मतलब है कि इस प्रकार के केंद्र प्रायः जो है अस्पताल के अंदर ही शिफ्ट होता है, स्थित होता है। मतलब एक अगर मान गए सदर हॉस्पिटल है तो उसके अंदर ही यह जो है आपका शिफ्ट रहता है क्वार्टर वे होम। इसमें होता यह है कि नियमित मानसिक जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होती है, उसका यहाँ पे सुविधा होना अभाव होता है। यहाँ पे अधिकांश कार्य रोगी को खुद करना पड़ता है। समझ गए?
अतः सुविधा उन रोगियों को दी जाती है जो लंबे समय से अस्पताल में, यह सुविधा क्वार्टर बे होम जो है उन रोगियों को दिया जाता है जो लंबे समय से अस्पताल में रहने के आदी हो गए हों, जिनको परिजनों द्वारा जो है एक्सेप्ट अन जो है उसे अस्वीकार कर दिया हो, समझ गए, डेनियल कर दिया हो, समझ गए। ऐसे रोगी को पुनः सामाजिक पुनर्वास करने का प्रयास जो है किया जाता है ताकि मरीज को जो है अपना जीवन खुद से जी सके अपने समुदाय में अपने परिजनों के साथ। तो इसीलिए क्वार्टर वे होम अपना काम करता है, समझ गए। तो हाफ वे होम, क्वार्टर वे होम, ये सब याद रखिएगा। छठा है आश्रित कार्यशाला शेल्टरेड वर्कशॉप। यह एक ऐसा केंद्र है जहां रोगी को पुनर्वास हेतु कार्य दक्षता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ कार्य व उत्पादन हेतु नियंत्रित वातावरण तैयार किया जाता है तथा मरीज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। अब मानिए कोई मानसिक रूप से पहले पीड़ित व्यक्ति था, तो उसको कितना कमाई हो रहा है, उसका आर्थिक क्या है, उससे उसको क्या लेना देना है। वो तो फटल कपड़ा पहन के भी बाहर निकल जाता है, समझ गए, जो मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। तो जब मरीज थोड़ा सा ठीक होता है तो उसे आश्रित कार्यशाला में रखा जाता है, समझ गए। यहाँ पे होता यह है कि मरीजों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे अपने जीवन में कुछ चीज़ों का उत्पादन करना है, कार्य करना है, कैसे वातावरण को नियंत्रित करना है जिससे काम कर सके, आर्थिक निर्भर बन सके खुद को। और इसके लिए जो है आश्रित कार्यशाला में व्यक्ति को, रोगियों को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट है, सातवां है फोस्टर होम। फोस्टर होम और हाफ वे होम दोनों याद रखिएगा। इस प्रकार के केंद्र का संचालन समाज सेवी संस्थाओं के अनुदान के माध्यम से किया जाता है, समझ गए, जिसमें मानसिक रोग से ठीक हो रहे रोगी को केंद्र पर रखकर किसी परिवार द्वारा पारिवारिक वातावरण, पोषण और भावनात्मक सहारा प्रदान किया जाता है। इस कार्य हेतु परिवार को आर्थिक भुगतान किया जाता है। देखिए, फोस्टर होम का मतलब है कि यह जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, इसका संचालन जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जिला में जो है विकलांग लोगों के लिए रहता है, समझ गए, रिहेबिलिटेशन सेंटर रहता है, वहाँ पे बहुत सारे विकलांग लोग रहे जाते हैं, उनको जो है खाना पीना, उनसे काम वाम भी जो है थोड़ा सा जो हो सके उनको करवाया जाता है, ठीक है ना। तो फोस्टर होम भी जो है इस प्रकार के जो संचालन होता है केंद्र का, वह जो है एक समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे बहुत सारे एनजीओ वगैरह है, बहुत सारे जो है आपके मिल जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन से जो चलता है, ट्रस्ट सब मिल जाएगा। वैसे संस्थान सब जो क्या करता है, समाज सेवी संस्था के रूप में काम करता है। तो उन जो भी समाज सेवी संस्था वो सब जो है अनुदान देता है, दान देता है कि हाँ गरीब लोगों को, पागल लोगों को, विकलांग लोगों को खाना पीना, कपड़ा लता खिलाइएगा, ये सब कीजिएगा, अनुदान देता है। तो ये सब ये जो केंद्र है उन्हीं सब के जो है अनुदान के माध्यम से किया जाता है, चलाया जाता है। जिसमें जो मानसिक रूप से ठीक हो रहे रोगी होते हैं उनको इस केंद्र पर रखकर परिवार के साथ में भी जो है रखा जाता है, परिवार के पास रखा जाता है इस केंद्र पर लाकर, ताकि उसे एक पारिवारिक माहौल मिले, वातावरण मिले, वैसा पोषण मिले, वैसा इमोशनल प्यार दुलार मिले, और इन सब से जो है उसको परिवार से मिले, ताकि परिवार के बीच में ही उसे आगे रहना है। तो इस सेंटर पर उनको परिवार के साथ रखा जाता है ताकि पारिवारिक वातावरण, पोषण, भावनात्मक सहारा सब मिल सके। और इस कार्य को करने के लिए जो भी परिवार उसके साथ में रहता है मरीज को वहाँ पे, तो उसे भुगतान भी जो है आर्थिक किया जाता है। यही फोस्टर होम होता है, समझ गए। चलिए, जैसे एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, समझ गए। अब यह एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, इसका इलाज जो है किसी अस्पताल से चल रहा है, ठीक है। अब यह जब ठीक होने के कगार पर आ रहा है, ठीक हो रहा है, तो इसे क्या किया जाएगा कि इसी फोस्टर होम में रखा जाएगा। फोस्टर होम में इसके परिवार के साथ में रखा जाएगा ताकि यह अपने परिवार के साथ तालमेल बैठा सके वातावरण में, समझ गए। इसको परिवार के अनुसार परिवार से पोषण मिल सके, परिवार से भावनात्मक लगाव हो सके, और फिर जो है इन सभी खर्चों के लिए जो है सामाजिक संस्थान के द्वारा परिवार को आर्थिक भुगतान किया जाता है। और यह सब जो है आपके फोस्टर होम कहलाते हैं, जो एक समाज सेवी संस्थान के द्वारा चलता है। ओके, आगे चलिए। आठवां है मानसिक स्वास्थ्य आकस्मिक देखभाल, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी केयर सेंटर। मानसिक स्वास्थ्य सेवा की एक शाखा आपातकाल सेवा है जो विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान की जाती है, जैसे
आत्महत्या में, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में बहुत सारे आपको आकस्मिक मानसिक रोग मिलेगा, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है, मेनिया उन्माद मचाने लगता है व्यक्ति, समझ गए, हिंसक हो जाता है। तो इन सब को हम लोग आकस्मिक देखभाल में रखते हैं और ऐसे कंडीशन में मरीज को जो देखभाल सेवा दिया जाता है वह इसी आपातकाल सेवा के जरिए दिया जाता है, समझ गए। और मानसिक स्वास्थ्य आकस्मिक देखभाल केंद्र पर वैसे मरीजों को रखा जाता है जो आत्महत्या करने का प्रयास करे, जो सिजोफ्रेनिया का हो, जो मेनिया का हो, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, काफ़ी उत्पात मचा सकता है, वैसे पेशेंट को मानसिक स्वास्थ्य आकस्मिक केंद्र पर रख के देखभाल किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए 9वां है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि इसमें रोगियों के उपचार हेतु सभी एक सी बीमारी वाले रोगियों को एक समूह में रखा जाता है। इन समूह निर्माण का उद्देश्य मनोरोग को नियंत्रण करना तथा रोगियों को संज्ञात्मक क्षमता में वृद्धि करना। ओके, सभी एक दूसरे की समस्याओं भावनाओं को आसानी से समझने के कारण उनमें भावनात्मक संबंधों का विकास होता है तथा सम्मिलित प्रयासों द्वारा रोग नियंत्रण व उपचार में सहायता प्राप्त होता है, जैसे औषधियों व्यसन समूह, मद्यपान समूह। अब देखिए, जैसे देखते होइएगा कि पागल जो मानसिक रूप से इस ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको बात को आप न समझिएगा, लेकिन एक पागल व्यक्ति जो होगा वह उससे आराम से बात करेगा, उसको सब बात जो है उसके समझ में आएगा, लेकिन आप एक नॉर्मल है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन सबके बीच एक अलग बॉन्ड होता है, अलग भावनात्मक जो है रिलेशन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि इनमें रोगियों को उपचार हेतु सभी एक समान बीमारी वाले मरीजों को एक समूह में रखा जाता है। इन समूह का निर्माण का उद्देश्य यही होता है कि मनोरोग का नियंत्रण किया जाए, रोगियों को संज्ञात्मक यानी सोच क्षमताओं में वृद्धि किया जा सके, सभी एक दूसरे के समस्याओं भावनाओं को आसानी से समझ जाते हैं, इस कारण से उनमें भावनात्मक संबंध का विकास होता है। मतलब भावनात्मक मतलब समझ रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे के प्रति सोच, ये सब विकसित होता है तथा सम्मिलित प्रयासों द्वारा रोग पर नियंत्रण भी होता है, उपचार में भी सहायता प्राप्त होता है, जैसे औषधि व्यसन समूह और मद्यपान समूह। तो यह स्वयं सब सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जिसमें अगर कोई ड्रग का एब्यूज है तो उसे उसी प्रकार के मरीजों में रखा जाता है, कोई मद्यपान से ग्रसित है तो उसको उसी प्रकार से मरीजों में रखेंगे, समझ गए ना। 10वां है सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर का मतलब है कि समाज में बढ़ती आत्महत्याओं को नियंत्रित करने या रोकने के लिए इन केंद्रों की स्थापना की जाती है। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर का मतलब है कि आत्महत्या का रोकथाम करने वाला केंद्र, समझ गए। समाज में बहुत सारे रीजन है जिसके कारण आज के समय आत्महत्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित और रोकने के लिए इन केंद्रों की स्थापना की जाती है, समझ गए, इन सभी केंद्रों की। आजकल प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, परीक्षा में फेल होना, प्रेम में असफलता, पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रहे हैं, समझ गए। इन्हें रोकने हेतु संबंधित व्यक्ति को फोन, टेलीविजन या व्यक्तिगत रूप से अपना परामर्श प्राप्त कर सकता है, जैसे मुंबई में सहारा, चेन्नई में स्नेहा नामक आत्महत्या निवारण केंद्र देश में कार्यरत है, समझ गए। तो ये जो है मुंबई में सहारा, चेन्नई में स्नेहा नामक आत्महत्या निवारण केंद्र देश में कार्यरत है, जिसमें अगर मान गए कोई अपने जीवन से तंग है, वह जो है आत्महत्या का बार बार प्रयास कर रहा है, तो उसके सखा संबंधी, समझ गए, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है संपर्क करके जो है वैसे व्यक्तियों को बचा सकता है आत्महत्या करने से, समझ गए। तो यही सेंटर उसी लिए बनाया गया है। अब 11 नंबर है इवनिंग नाइट हॉस्पिटल। इवनिंग नाइट हॉस्पिटल क्या होता है? नाइट हॉस्पिटल का मतलब है कि इसमें उन रोगियों का उपचार किया जाता है जो दिन के समय काम पर जाते हैं, अतः उपचार हेतु रात्रि के समय इस केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं, समझ गए। सब केंद्र जो है समुदाय में बनाए जाते हैं। अगर मान गए कोई मरीज पहले से जो है ट्रीटमेंट ले रहा है मेंटल हेल्थ का, वह बिल्कुल अभी ठीक है लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है, समझ गए, थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, दिन में वह काम करने जाता हो तो वह नाइट के समय आकर अपना ट्रीटमेंट लेता है, समझ गए। बी है इवनिंग हॉस्पिटल। इन केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिन शाम के समय मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो यह इवनिंग हॉस्पिटल, यह नाइट हॉस्पिटल है, इसको याद रखना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। 12 है क्लब हाउस सेंटर। क्लब हाउस सेंटर का मतलब है कि इस प्रकार के केंद्र पर केवल व्यक्ति का समूह रहता है, मतलब क्लब हाउस सेंटर एक प्रकार का केंद्र ही है। तो इस प्रकार के केंद्र पर केवल व्यक्ति का ही समूह रहता है, जिन्हें रोगी न मानकर केवल समूह का सदस्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोग पर ज़्यादा ध्यान न देकर व्यक्ति की क्षमता योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, समझ गए।
यहाँ पर किसी भी चिकित्सक योजना या क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, इसलिए चिकित्सक व नर्स अनुपस्थित होते हैं। यहाँ सिर्फ क्षमताओं का विकास किया जाता है। क्लब हाउस सेंटर का मतलब है कि यहाँ पे ना आपको डॉक्टर होगा ना नर्स मिलेगा। यहाँ पे होता यह है, देखा जाता है कि मरीज यहाँ पे मरीज नहीं माना जाता है, यहाँ पे सब सदस्य मान के रहते हैं एक समूह में। यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसमें अधिक ध्यान दिया जाता है और अधिक जो है उस पर देखा जाता है। और इस क्षमताओं और योग्यताओं को ही विकास करने के लिए इस सेंटर में जो है लोगों के समूह को बनाकर रखा जाता है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर और नर्स की ज़रूरत होता नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। यहाँ सिर्फ क्षमताओं का विकास किया जाता है कि व्यक्ति को क्षमता बढ़ाया जाए चीज़ों को करने के लिए, जिससे वह अपने आम जीवन को बेहतर तरीके से कर सके। तो यही 12 सुविधा, 12 तरह के फैसिलिटी जो है आपको मैंने बताया, और सारे फैसिलिटी संभव है जो कि आपके सामने में है। मैंने 12 सेंटर बता दिया, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। आपके सामने में माय डियर है गृह होम, सामुदायिक गृह, समुदाय में गृह, डे केयर सेंटर या आंशिक अस्पताल, वीकेंड देखभाल यानी वीकेंड केयर, समझ गए। एक डे है, एक वीकेंड है, एक हाफ वे होम है, एक आपका फोस्टर होम है, क्वार्टर वे होम है, समझ गए। और एक है आपका सेल्टरेड वर्कशॉप, आश्रित कार्यशाला, एक है फोस्टर होम, एक है आपका मेंटल हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, समझ गए। एक है आपका सेल्फ केयर ग्रुप, समझ गए। एक है आपका सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, और एक है आपका इवनिंग नाइट हॉस्पिटल, और एक है आपका यहाँ पे क्लब हाउस सेंटर। तो ये 12 पॉइंट याद रखिएगा। यही 12 पॉइंट सुविधा जो है एक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में यह सुविधा जो है दिया जाता है। ओके, यहाँ पे टोटल के टोटल इंग्लिश मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब इससे बढ़िया तो कोई नहीं आपको पेड में समझाएगा, न कहीं कोई कहीं भी समझाएगा। अगर आप वीडियो टोटल देखते हैं तो आपको वास्तव में समझ में आएगा। वीडियो अगर आप नहीं देखते होंगे पूरा तो नहीं समझ में आएगा। फिर आप वही है कि एग्ज़ाम के समय जो है खोजिएगा कि सर क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए पास के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे आप पास होइएगा, फेल होइएगा, उससे आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, समझ गए। चलिए आगे मेरा एक प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि फ्रायड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में बताना है, ठीक है। 5 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रायड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या है, बताइए। तो चलिए फ्रायड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में देखते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास बाल अवस्था में सामान्य साइकोसेक्सुअल विकास पर निर्भर करता है। इनको 5 भागों में बांटा जाता है। देखिए फ्रायड ने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया, इनके अनुसार जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, इसका विकास जो है बाल अवस्था में सामान्य साइकोसेक्सुअल विकास पर निर्भर करता है। मतलब व्यक्तित्व का जो विकास है वह बाल अवस्था में ही साइकोसेक्सुअल विकास पर निर्भर करता है, जो इसको 5 भागों में बांटा गया है, समझ गए। 5 भाग कौन है? ओरल स्टेज जो कि 0 से 1 वर्ष के बीच में होता है, एनल स्टेज जो कि 1 से 3 वर्ष के बीच में, फैलिक स्टेज जो होता है जो 3 से 5 वर्ष की स्टेज में, लेटेंसी स्टेज जो कि 6 से 12 वर्ष की स्टेज में, और जन्नांग मतलब जेनिटल स्टेज जो कि 12 वर्ष से अधिक होता है। तो ये याद रखना है। ओल्ड स्टेज 0 से 1 वर्ष, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष, समझ गए। फैलिक स्टेज 3 से 5 वर्ष, लैटिन स्टेज 6 से 12 वर्ष, और जन्नांग स्थिति 12 से अधिक वर्ष। तो ये जो है पांचों आपको याद रखना है। पूछ देगा लेटेंसी स्थिति, समझ गए। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष, जन्नांग जेनिटल स्टेज 12 वर्ष से अधिक वर्ष, फैलिक स्टेज 3 से 5 वर्ष, ओरल वाला सबसे पहले, ठीक है। या ऐसे याद कीजिए, पहले मुंह, तो मुंह 0 से 1 वर्ष, पहले मुंह के बाद पहले मुंह में खाइए तो निकालने वाला भी चाहिए, तो वह एनल स्टेज होता है 1 से 3 वर्ष, समझ गए। उसके बाद आता है जन्नांग वाला, तो पता ही है कि 12 वर्ष से अधिक स्टेज, समझ गए। बच गया फैलिक और लेटेंसी, तो फैलिक है 3 से 5 और लेटेंसी है 6 से 12। इस दोनों को याद रखिएगा, बस काम खत्म। अब इसी चीज़ को डिटेल में बताया गया है। ओरल स्टेज क्या होता है? शैशव की उम्र में शिशु की साइकोसेक्सुअल की पूर्ति मुंह से चूसने ओरल सक्सिन द्वारा शुरू होता है तथा इसमें दूसरों के नीड रिलेशन के माध्यम से सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण शुरू होता है। और इसमें जो बच्चा होता है, देखते होइएगा कि वह अपने अंगूठा को जो है खुद से चूसे रहता है। उसको कोई नहीं कहता है कि अपने अंगूठा को जो है तुम सक्शन करो, चूसो, लेकिन वह बच्चा खुद से सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण यहीं से शुरू होता है, जब बच्चा अपने अंगूठा को खुद से सक्शन करता है, समझ गए। तो वही ओरल स्टेज होता है, जहाँ पे शैशव की उम्र में शिशु को साइकोसेक्सुअल की पूर्ति मुंह से चूसने द्वारा होता है, समझ गए। साइकोसेक्सुअल की जो पूर्ति होता है ना, वह बच्चे के मुंह द्वारा चूसने से होता है। उसमें दूसरों के नीड रिलेशन के माध्यम से सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण शुरू हो जाता है, पहला पॉइंट, ओके।
दूसरा है एनल स्टेज। एनल स्टेज कहने का मतलब है कि यह 1 से 3 वर्ष की आयु है। इसमें बच्चा स्वतंत्र होने का प्रयास करता है, समझ गए, माता से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इस उम्र में उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उसके मन में स्व इच्छा एवं माता पिता की इच्छा के मध्य द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस स्थिति में बच्चे को साइकोसेक्सुअल नीड ग्रेटिफिकेशन द्वारा पूर्ण होती है। अब एनल स्थिति का मतलब है जो 1 से 3 वर्ष है, इसी में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग भी कराया जाता है, जिसमें माता के मन थोड़ा माता से थोड़ा थोड़ा अलग होता है, समझ गए, स्वतंत्र होता है, माता से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इस उम्र में उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। उसके मन में स्व इच्छा सेल्फ नीड एवं माता पिता की इच्छा के बीच में दोनों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है, और इस स्थिति में बच्चों की साइकोसेक्सुअल नीड ग्रेटिफिकेशन द्वारा पूर्ण होती है। तीसरा है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज का मतलब है कि यह 3 से 5 वर्ष का जो है समय होता है, और इस समय स्कूल जाने से पूर्व प्री स्कूल उम्र की इस स्थिति में बच्चे की साइकोसेक्सुअल ऊर्जा जनांगो जीनिटल ऑर्गेन्स और डायरेक्ट होती है, समझ गए। बच्चे में गुस्से डर एवं संकोच की भावना उत्पन्न होता है। यहाँ पे पुत्री पिता की ओर तथा पुत्र माता की ओर आकर्षित होता है। बच्चा माता पिता से सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है, साथ ही इस उम्र में कई इच्छाओं का दमन भी करता है, समझ गए। 3 से 5 वर्ष होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो भावनात्मक लगाव होता है 3 से 5 साल और स्कूल जाने से पूर्व उम्र की स्थिति में बच्चे को साइकोसेक्सुअल ऊर्जा जो है जनांगों की ओर डायरेक्ट होता है, समझ गए। बच्चे में गुस्से आना डर एवं संकोच की भावना, पुत्री को पिता की ओर जो है लगाव होना और पुत्र को माता की ओर लगाव होना, ये ऐसा होता ही है। माता जो है बच्चा माता पिता से सामाजिक मूल्यों का ग्रहण करता है, समझ गए, साथ ही इस उम्र में कई इच्छाओं को वह रिप्रेस दमन भी कर जाता है, समझ गए। चौथा है लेटेंसी फेज, जो कि जानते हैं 6 से 12 वर्ष की आयु। बच्चे में सेक्स से संबंधित कोई इच्छा नहीं होती है, समझ गए। वह शिक्षा ग्रहण करने तथा समलैंगिक सहपाठियों के साथ साथ समय व्यतीत करता है, इसी कारण इस अवस्था को गुप्त अवस्था कहा जाता है। देखिए आज के समय जो भी हो, लेकिन 6 से 12 वर्ष की उम्र एक ऐसा उम्र है जहाँ पे यहाँ पे सेक्स से संबंधित कोई इच्छा बच्चे में नहीं होनी चाहिए और नहीं होता है। वह शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाना आना तथा अपने से समान लिंग के साथियों में जो है वह समय ज़्यादा व्यतीत करता है। यही कारण होगा कि देखिएगा कि जो 6 से 12 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है ज़्यादा खेलने में पास रहता है, ज़्यादा खेलने में जो है अपने साथियों के साथ जो है जो भी खेल खेले वह भूत रहेगा, थोड़ा भी समय मिलेगा सोचेगा कि थोड़ा खेल लेते हैं साथ में जाकर, उसे मन में थोड़ा भी ख्याल नहीं रहता है ये इससे रिलेटेड, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है, बाकी अभी क्या चल रहा है वो सब की तो बातें हैं, इसीलिए इसे जो है गुप्त अवस्था कहा जाता है, कौन, लेटेंसी को, समझ गए। एंड पांचवा है जन्नांग जीनेटियल स्टेज। 12 साल से अधिक उम्र में यौन संबंधी या लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। व्यक्ति विपरीत सेक्स की ओर आकर्षित होता है, मीन्स मेल है तो फीमेल की ओर और फीमेल है तो मेल की ओर आकर्षित होता है, समझ गए। जबकि 6 से 12 वर्ष वाला में समलैंगिक मतलब समान लिंग के तरफ जो है ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता है। जैसे बच्चा है लड़का है तो लड़के के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, लड़की है तो वह ज़्यादा लड़की के तरफ ही ज़्यादा खेलना पसंद करेगी, समझ गए ना। लेकिन जैसे ही वह अपने 12 वर्ष से अधिक की उम्र में जाता है तो वह अपोजिट जो है सेक्स में जो है उसे अट्रैक्शन आने लगता है, यौन संबंधी क्रियाकलाप बढ़ जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाता है। और यही जो है फ्रायड का जो है आपका साइको जो है सेक्सुअल थ्योरी है, समझ गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे 5 स्टेज बता दिया। हम आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और यहाँ पे हमें डिटेल से समझना है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर 5 नंबर में 10 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर बीमारी है, ठीक है, मतलब मानसिक बीमारी ही है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक तरह की कम्प्लेक्स बीमारी है, एक तरह की जटिल बीमारी है। बाइपोलर डिसऑर्डर अगर किसी को होता है तो यह काफ़ी एक जटिल समस्या है, ठीक है, मानसिक रोग का, जिसमें रोगी को मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या बहुत खुश रहता है। इस रोगी को मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 तरह के बीमारी होता है, ठीक है। व्यक्ति में आपको पता नहीं चलेगा कि व्यक्ति कब खुश है कब बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है।
कई कई महीनों तक, कई कई दिनों तक, कई कई सप्ताहों तक जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा या तो खुश रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा उदास रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में व्यक्ति में जो लक्षण होता है वह मेनिक यानी मेनिया का, और डिप्रेशन मतलब अवसाद यानी डिप्रेशन का, दोनों का लक्षण एक व्यक्ति में हो सकता है। उसे ही हम लोग बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का मूड एकदम बिगड़ जाता है, कई कई महीनों तक कभी खुशी कभी बहुत ज़्यादा दुखी, समझ गए, बना रहता है। यह साइक्लिक डिसऑर्डर है। यह साइक्लिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि यह चक्रीय चलते रहता है। ठीक है, ये चक्रीय चलते रहता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को मनोदशा बारी बारी से दो अलग अलग विपरीत अवस्था में जाती रहती है। साइक्लिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि एक बार व्यक्ति को मैनिक का लक्षण हुआ, दूसरे बार डिप्रेशन का लक्षण आया, फिर एक बार मैनिक का लक्षण आया, तो फिर एक बार डिप्रेशन का लक्षण आया, और यह साइकिल बाई साइकिल चलते रहता है। तभी यहाँ पे कह रहा है कि यह एक साइक्लिक डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति पीड़ित जो होता है, पीड़ित व्यक्ति का जो मन की दशा है बारी बारी से दो अलग अलग, यानी एक बार मेनिया का और एक बार डिप्रेशन का, और दोनों एक दूसरे से विपरीत है। डिप्रेशन में जहाँ व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वहीं पे मेनिया में पेशेंट बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो यही दो अलग अलग विपरीत अवस्था में जाती रहती है साइक्लिक। ठीक है, एक बार दुखी, एक बार सुखी, एक बार दुखी, एक बार खुशी, और ये चीज़ें ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि खुश हो गया तो अच्छी बात है, नहीं, ज़्यादा खुश होना भी गलत चीज़ है। ज़्यादा खुश होना भी एक मेनिया का लक्षण बनता है। बात को समझ रहे हैं? अब ये चीज़ें हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझ गए। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर कारण क्या होता है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अनेकों, या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का अनेकों कारण हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए, पहला कारण होता है जीनेटिक कारण। ठीक है, शोध में पाया गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर अनुवांशिक है। यदि माता पिता में किसी को यह विकार है तो बच्चों में भी इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जीनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है मानसिक रोगों के लिए। अगर माता पिता में से किसी को अगर एक को प्रभावित किया है पहले, तो बच्चे में भी होने की संभावना बढ़ जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण तनाव बनता है, स्ट्रेस। तनाव कहने का मतलब है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में तनाव भी इस बीमारी का एक कारण है। ज़िंदगी में अधिक तनाव, जैसे घर में वित्तीय समस्या व कोई दूसरा मानसिक तनाव, से बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। अब तनाव क्या करता है? तो मान लिया आपको तनाव ग्रसित कर लेगा लंबे समय तक, तो अधिक तनाव क्या करेगा? लंबे दिनों से आप अगर तनाव में है तो धीरे धीरे यह तनाव क्या करेगा? डिप्रेशन में ले जाएगा, और फिर जो है आप में हो सकता है बाइपोलर का लक्षण आ जाए। ठीक है, तो तनाव भी व्यक्ति को कारण बनता है। न्यूरोकेमिकल कारण, न्यूरोकेमिकल कारण का मतलब है कि शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर एनओआर, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन डिस्फंक्शन भी इसका मुख्य कारण है। यानी जो दिमाग है, ब्रेन में केमिकल है, उस केमिकल में क्या होता है कि आपको डिस्फंक्शन मतलब काम गड़बड़ाने के कारण, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इसमें फंक्शन गड़बड़ाने के कारण भी जो है आपके हो सकता है ये समस्या। ड्रग के आदि, शराब व नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले भी इस बीमारी के जोखिम अधिक होती है। जो व्यक्ति ड्रग के व्यसन है, लत लग चुका है, तो उसको जो है क्या होता है, शराब व नशीले पदार्थ में ज़्यादा डूब जाने से होता यह है कि व्यक्ति को इस बीमारी का जोखिम भी अधिक रहता है। ठीक है, मैंने 4 कारण आपको बता दिया। क्या बता दिया? जीनेटिक्स फैक्टर बता दिए, ड्रग व्यसन बता दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया? न्यूरोकेमिकल कारण बता दिए, और न्यूरोकेमिकल में असमानता होना, और तनाव बता दिए। ये आपको याद रखना है, कारण बता दिए। आगे चलिए, बीमारी का रूप कहिए या बीमारी का प्रकार कहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रकार है, टाइप 1 है, बाइपोलर 1 है। मरीज में एक बार मैनिक एपिसोड 3 से 6 माह तक, इसके बाद हल्का डिप्रेशन रहता है लगातार 2 सप्ताह। ठीक है, बाइपोलर अगर 1 हुआ है तो उसमें व्यक्ति को मैनिक एपिसोड मतलब मेनिया का जो लक्षण है 3 से 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद हल्का डिप्रेशन 1 से 2 सप्ताह तक रहेगा, तो ये बाइपोलर 1 होगा। ठीक है, बाइपोलर 2 में बार बार डिप्रेशन के एपिसोड प्लस कभी कभी हाइपोमेनिया। टाइप 1 में मेनिया ज़्यादा आएगा, डिप्रेशन कम आएगा। ठीक है, देख सकते हैं। टाइप 2 में, बाइपोलर 2 में डिप्रेशन बार बार आएगा, डिप्रेशन में व्यक्ति बार बार जाएगा, लेकिन मेनिया हाइपो होगा, मतलब कम होगा कभी कभी। ठीक है,
तीसरा है रैपिड साइक्लिक। रैपिड साइक्लिक कहने का मतलब है कि साल में कम से कम 4 बार उदासी या मेनिया होना। रैपिड साइकिल है, इसमें व्यक्ति को कम से कम साल में 4 बार डिप्रेशन या 4 बार मेनिया होगा ही होगा। यह साइक्लिक में चलते रहता है, ठीक है। और यही बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना बड़ी ही आसान है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं? डिप्रेशन एपिसोड, देखिए तो इसमें हमको पता है कि बाइपोलर में एक डिप्रेशन होता है, एक मेनिया होता है, दोनों लक्षण व्यक्ति में पाया जाता है। तो पहले डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होंगे? तो डिप्रेशन में व्यक्ति अधिक उदासी होना, दुखी होना, ठीक है, किसी भी काम में रुचि न रखना, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, भविष्य के बारे में सोचकर निराशा हो जाना, शरीर में ऊर्जा की कमी, स्वयं से नफरत करना, नींद की कमी, मन ही मन रोने की तीव्र इच्छा होना, आत्मविश्वास में निरंतर कमी आना, मन में आत्महत्या का विचार, वजन में एकदम वृद्धि कमी होते रहना। तो ये सब डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन से उदासी, दुख हो जाता है, उसे अपने अंदर ही अंदर रोने का मन करेगा, व्यक्ति को आत्महत्या करने का भी मन आ जाता है, ठीक है। नींद नहीं आएगा ऐसे व्यक्ति को, भविष्य के बारे में बहुत सोचने लगेगा, बहुत चिड़चिड़ापन, घबराहट टाइप से, किसी भी काम में रुचि नहीं रखेगा। तो ये सब डिप्रेशन वाला को होता है, ठीक है। अब मेनिया वाला, मेनिया के लक्षण काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। डिप्रेशन के लक्षण बता दिए, अब यहाँ से आपको मेनिया और डिप्रेशन दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। बाइपोलर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से आप मेनिया और डिप्रेशन डिटेल्स में नहीं, लेकिन जानकारी आपको ज़रूर हो जाएगा मेनिया और डिप्रेशन दोनों के बारे में। तो ये कहिएगा कि सर मेनिया का रिवीजन नहीं कराए, डिप्रेशन का रिवीजन नहीं कराए, तो आप बुर्बक हैं, समझ गए कैसे? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लक्षण भी बता दिया, ये भी बता दिए कि मेनिया में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, और आगे इसका ट्रीटमेंट भी बता देंगे। और नर्सिंग इंटरवेंशन तो सब में एक जैसे होगा, कोई भी बीमारी हो मानसिक रोग के, जितने भी साइकोटिक बीमारी है सबको एक तरह से हम लोग जो है लिख देंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। रिवीजन में उतना डिटेल में नहीं जाया, आपको पकड़ना पड़ेगा। मेनिया के जो लक्षण होते हैं देख लीजिए। मेनिया में जो व्यक्ति होता है उसको रियलिटी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, रियलिटी से उसका नाता, वास्तविकता से उसका नाता जो है, संबंध जो है टूट जाता है। बिना किसी वजह के कानों में आवाज़ें सुनाई दे रहा है। जो मेनिया के व्यक्ति होगा वह बैठा कहीं रहेगा तो उसको लगेगा कि हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, उसके कान में इस प्रकार से आवाज़ आएगा, ठीक है। तेजी से भाषण देना, मेनिया के व्यक्ति को लगता यह है कि हमारे बात दूर तक नहीं जा रहा है, तो वह तेजी से बोलेगा, तेजी से उच्च आवाज़ में भाषण देगा। लगातार बोलते जाना, मेनिया वाला पेशेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा बोलता है, बचर बचर, ठीक है। एक विचार से दूसरे विचार पर तेजी से जाना, व्यक्ति का जो फ्लाइट ऑफ आइडिया है, मन का जो विचार है बदलते रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बदल देगा, ठीक है। नींद की ज़रूरत महसूस न होना, ऐसे व्यक्तियों में ये लगता है कि हमें नींद की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बड़ा व्यक्ति समझना, ग्रैंडियोज डेलूजन, व्यक्ति में ऐसा भ्रम होता है, उसे लगता है कि सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति हम ही हैं, ठीक है। नींद व भूख में कमी आ जाता है। अत्यधिक खर्चा करना, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। अत्यधिक योजना, प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो यह सब मेनिया ठीक डिप्रेशन के उल्टा है, समझ गए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसेगा, बहुत ज़्यादा कहावत कहेगा, ठीक है। अपने आप में जो है सिमट के जो है व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ पे दूसरों से काफ़ी बातचीत करना, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहता है मेनिया में। तो दोनों का लक्षण बता दिए, आगे चलिए। अब रही बात उपचार के दो प्रमुख बिंदु है बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला मूड स्टेबलाइजर दवा होता है। पहला मूड को स्टेबलाइज करना, स्थित करना, दूसरा है अन्य लक्षणों से राहत प्रदान करना, ठीक है। दो बिंदु है, इसी दो बिंदु पर काम किया जाता है। मूड को स्थिर करने हेतु मूड स्टेबलाइजर ड्रग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लिथियम सर्वाधिक प्रभावकारी और लाभकारी दवा है। यह लिथियम मेनिया के लिए उपयोग किया जाता है। मेनिया में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस करने लगता है, तो उसको स्थिर करने के लिए लिथियम ड्रग, जो कि मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, यह सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ओके। अन्य मूड स्टेबलाइजर ड्रग में सोडियम वैलप्रोट है, कार्बामेज़ापाइन है, ठीक है। यह भी दवाई है जो मूड को स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति न ज़्यादा बकर बकर बोलता है और न ज़्यादा दुख रहता है, उससे नींद आएगा, सोएगा, ठीक है। आगे है
मूड स्टेबलाइजर के अन्य लक्षणों में राहत हेतु एंटीसाइकोटिक ड्रग भी मरीज को दी जाती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मूड स्टेबलाइजर मन को स्थिर करने के साथ अन्य लक्षण है, अन्य मानसिक रोगों का लक्षण दिख रहा है तो उसका भी दवाई दिया जाता है, जिसे एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। एंड लास्ट में है कि डिप्रेशन से बचाव के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दिया जाता है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई हैं ये सब आपको दिया जाता है जो डिप्रेशन से बचाता है। अब आप लोग देख लीजिए बहुत सारा डिप्रेशन के दवाइयाँ हैं, इन सारे दवाइयों का इस्तेमाल जो है डिप्रेशन के लक्षण में डिप्रेशन आने पर किया जाता है। और बाकी बाइपोलर डिसऑर्डर है तो इसमें आपका साइकोथेरेपी भी संभव है, ठीक है, साइकोथेरेपी भी किया जाएगा। और गंभीर सिचुएशन में आपको ईसीटी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो उपचार के अन्य विधि में ईसीटी लिख दीजिएगा, साइकोथेरेपी लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब मिलते हैं। यहाँ पे जितना पढ़ाए हैं सबका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल इंग्लिश में मैंने दे दिया है ताकि जो भी मेरे डियर है इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी अपना क्लियर कर ले चीज़ें को, ठीक है। चलिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पूछ सकते हैं। मेरे तो जितना अच्छा लगता है मैं पढ़ा देता हूँ आप लोग को। आप अब नहीं मेहनत कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ अच्छा हो पाएगा, समझ गए। क्योंकि हमारे पढ़ लेने से, पढ़ा देने से, समझा देने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग कुछ नहीं अपने से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत आगे चल के ना हो, ठीक है।